बच्चे इन दोनों में से रैंकाइन साइकिल कौन सा है, लेफ्ट साइड वाला कि राइट साइड वाला? एनीवन अनम्यूट? लेफ्ट साइड वाला। तो स्टूडेंट्स ये मान के चल रहे हो आप कि दिस साइकिल इज रैंकाइन साइकिल। यस। और ये वाला साइकिल कौन सा है बच्चे, राइट हैंड साइड वाला? वैसे तो सर कार्नोट साइकिल है। वेपर कार्नोट साइकिल। वेपर कार्नोट या कार्नोट वेपर, आगे पीछे इंग्लिश का कोई चक्कर नहीं होता। तो कार्नोट वेपर साइकिल इसको कह रहे हो। मेरे को एक बात बताओ, जो रैंकाइन साइकिल है उसमें फोर प्रोसेसेस होंगे लगभग ऐसे। सबसे पहले आपका बॉयलर होगा, ये कांस्टेंट प्रेशर पे ऊपर है कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर? हीट एडिशन का प्रोसेस एनीवन? कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। और ये जो कंडेंसर है ये भी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, ठीक है। ये टरबाइन आपकी आइसेंट्रोपिक है और ये पंप भी आपका आइसेंट्रोपिक है। तो बेसिकली चार प्रोसेसेस हैं। अगर मैं 1 to 2 की बात करूं, 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अगर किसी को डाउट हो पूछ लो। 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन क्यू इन। 3 to 4 again isentropic expansion in turbine, and 4 to 1 again constant pressure Q out heat extraction। तो बच्चे मेरे को ये बताओ कि ये इसमें भी तो ये सारे प्रोसेसेस हो ही रहे हैं। 1 to 2 is nothing but isentropic compression। 2 to 3, ये 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है कि कांस्टेंट टेम्परेचर? जो स्टूडेंट आंसर कर रहा था वो दोबारा से आंसर करे। ये टेम्परेचर कांस्टेंट है कि प्रेशर कांस्टेंट है? सिर्फ दोनों ही है सर। डोम के अंदर वो दोनों है सर। अच्छा, तो इसका मतलब मैं इसको प्रेशर कांस्टेंट भी मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। तो इसके बाद आ गया आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, और इसके बाद इसको भी मैं प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट मान सकता हूँ। तो बच्चे ये रैंकाइन साइकिल क्यों नहीं है? ये भी तो रैंकाइन साइकिल हो सकता है, व्हाई नॉट? वो रैंकाइन साइकिल रैंकाइन साइकिल के लिए ये आप कह सकते हो कि इस रैंकाइन साइकिल में ये प्रोसेस और ये प्रोसेस ढंग से काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं थ्योरेटिकल रैंकाइन साइकिल की बात करूं, ये मेरा आप कह रहे हो कि अगर मैं बाहर लेके जा रहा हूं तो मेरा रैंकाइन साइकिल हो गया, लेकिन अगर मैं इसको अंदर ही अंदर खत्म कर दूं तो वो भी तो रैंकाइन ही है। चारों प्रोसेस की कंडीशन तो पूरा हो रहा है। सर रैंकाइन ने सॉल्यूशन दिया था ना, सिर्फ उसने ये थोड़ी हाँ, रैंकाइन ने सॉल्यूशन दिया था कि जो भी कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर वाली लाइंस हैं, जैसे यहाँ पे आ रहा था, कांस्टेंट टेम्परेचर वाली लाइन को कांस्टेंट प्रेशर में कर दो। रैंकाइन का सॉल्यूशन तो यही था ना कि भाई अगर आप ये कार्नोट साइकिल बनाना चाह रहे हो तो कार्नोट साइकिल ये अंदर का कार्नोट साइकिल हो गया। अगर यही कार्नोट साइकिल थोड़ा सा बाहर की तरफ भी हो सकता है, कार्नोट साइकिल कोई भी हो सकता है। वो कह रहा है कि जैसे ही बाहर जाओ, रैंकाइन का सॉल्यूशन था कि जैसे ही डोम के बाहर जाओ कांस्टेंट प्रेशर लाइन फॉलो करो, डोम के अंदर हो तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन, यानी कि चाहे डोम है या नहीं है, रैंकाइन का सॉल्यूशन था कि वाटर के डोम को यूज करते हुए कांस्टेंट प्रेशर लाइन को फॉलो करो। अगर मैं डोम के अंदर ही रहता हूं तो मैंने रैंकाइन की बात तो मान ली, वो तो लाइन ही एक है। और मैं अगर डोम के अंदर रहता हूं तो मैंने कार्नोट की बात भी मान ली। तो डोम के अंदर का साइकिल रैंकाइन भी है एक टाइम पे और वो कार्नोट भी है, दोनों हैं, क्योंकि दोनों की बात मानी जा रही है। कार्नोट कह रहा है कि कोई मर्जी साइकिल बनाओ, बस उसमें टेम्परेचर T इज इक्वल टू कांस्टेंट होने चाहिए, जहां पे Q इन और Q आउट हो रहा है, यहां पे हो रहा है, ठीक है। रैंकाइन कहता है कि भाई दोनों में प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए, चाहे Q इन हो रहा है Q आउट हो रहा है, और वेपर डोम भी होना चाहिए। तो रैंकाइन के लिए वेपर डोम भी है और Q इन Q आउट दोनों प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट भी है। तो ये जो TS डायग्राम है, दिस इज कार्नोट वेपर साइकिल एंड दिस इज रैंकाइन साइकिल बोथ टुगेदर। लेकिन बच्चे कार्नोट वेपर साइकिल और रैंकाइन साइकिल में एक मोटा मोटा सा फर्क है। जो कार्नोट साइकिल होता है वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से रिवर्सिबल होता है, और जो रैंकाइन साइकिल है वो सिर्फ इंटरनली रिवर्सिबल होता है, एक्सटर्नली रिवर्सिबल नहीं होता। तो एक्सटर्नल रिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि जब बच्चे यहाँ पे आप उसको टेम्परेचर दोगे तो यहाँ पे कहीं पे आप
कहीं पे आप फायर क्रिएट करोगे ना, यहाँ पे कहीं पे फायर क्रिएट होगी, फ्लू गैसेज होंगी, जैसे आपने कहीं पे आग लगाई बच्चे, फायर हुआ तो उससे कोई एयर को हीट हुआ, एयर का टेम्परेचर लेट्स से कि आपका 500 डिग्री सेल्सियस है, वो 500 डिग्री सेल्सियस आगे बॉयलर को एयर, यहाँ पे 500 डिग्री सेल्सियस की बॉयलर लगी, तो बॉयलर के अंदर जो वाटर है उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा बच्चे, कितना टेम्परेचर रहेगा पानी का मैक्सिमम? सर 100। क्यों? 500 का एयर दे रहे हो तो 100 के बाद रुकेगा क्यों? सर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा होगा। अरे स्टीम तो फिर सुपर हीट भी हो सकती है, ऐसी क्या बात है? हमने कौन सा रोका स्टीम को सुपर हीट होने के लिए? सुपर हीट कर देंगे। तो जो भी वाटर है वो 100 के ऊपर, और एक बार के ऊपर थोड़ी ना, ये आपका कोई भी प्रेशर हो सकता है। तो मैक्सिमम जो भी वर्किंग फ्लूइड है, चाहे कोई भी फेस चेंज करे हो, कितना भी प्रेशर हो, तो कितने टेम्परेचर तक जा सकता है? कोई इसका आंसर बता दे। जब तक इक्विलिब्रियम ना अटेन हो इन दोनों का। हाँ, जब तक इक्विलिब्रियम ना हो तो मैक्सिमम ये 500 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है ना? पर स्टूडेंट्स एक बात बताइए, 500 डिग्री सेल्सियस कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे ही 500 डिग्री जाएगा दोनों में हीट ट्रांसफर बंद हो जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा 499 तक जाएगा। उसके बाद तो डिफरेंस क्योंकि हमेशा उतनी रहेगा, ये रिलीज करता रहेगा और ये जाता रहेगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस सोर्स है और उसको देता रहेगा। तो 500 तक ही बड़ी मुश्किल से जा सकता है। अगर आपका सोर्स और आपका जहां पे हीट जाना है वहां का टेम्परेचर सेम हो जाए तो उसको कहते हैं एक्सटर्नली रिवर्सिबल। चाहे हीट यहां से, जब दोनों के पास 500 हो जाएगा तो हीट यहां से दोनों में इक्विलिब्रियम हो गया, तो यानी आप प्रोसेस को किसी भी तरफ मोड़ सकते हो, तो वो हो गया एक्सटर्नली रिवर्सिबल। लेकिन असल में होता क्या है कि ये आपकी फ्लू गैसेज अगर 600 डिग्री सेल्सियस की हैं तो ये कॉन्टिन्यूस यही नहीं रहेंगी, इसके बाद ये आगे आगे जाती रहेंगी, और ज्यादा से ज्यादा ये 600 डिग्री सेल्सियस की जो फ्लू गैसेज हैं ये 500 डिग्री सेल्सियस तक की टेम्परेचर बढ़ा सकती हैं। और इसमें जो हीटेड एयर है और जो ये वेसल है उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस रहता है। अगर ये डिफरेंस रहे तो कभी भी हीट उल्टी फ्लो नहीं हो सकती, तो एक ही डायरेक्शन हो सकती है फ्रॉम 600 टू 500, और उसको कहते हैं ये एक्सटर्नली इरिवर्सिबल है, 500 टू 600 कभी हीट नहीं जाएगी। तो इस कंसेप्ट को कहते हैं एक्सटर्नली इरिवर्सिबल। इतना सा समझ लो। अगर ये नहीं भी समझ आया तो इसको छोड़ दो सब कंसेप्ट को, अभी के लिए ये समझ लो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर डोम के अंदर आपका कोई कार्नोट साइकिल बन गया है, वो डोम के अंदर के कार्नोट साइकिल को आप कार्नोट वेपर कहोगे, और वही साइकिल एग्जैक्टली वैसा ही बनेगा अगर वो रैंकाइन साइकिल हो, क्योंकि रैंकाइन साइकिल की एक ही कंडीशन है कि उसका हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे हो, लेकिन उस वेपर डोम के अंदर हो। तो डोम के अंदर है, कांस्टेंट प्रेशर पे भी है, तो ये आपका कार्नोट और रैंकाइन दोनों हो गया। लेकिन हमको पता है कि डोम के अंदर ये कार्नोट पॉसिबल नहीं है, सिमिलरली ये रैंकाइन भी पॉसिबल नहीं है, ऑल दो कंडीशन दोनों की पूरी हो रही है जो कंडीशन थी। तो हमको प्रैक्टिकल यूटिलिटी के कारण हम इसको इधर की तरफ ले जाते हैं, और इसको भी जब हमने पंप सीधे ही रखना है आइसेंट्रोपिक तो इधर जाएगा, तो ये वाली लाइन सीधी जाने के बजाय कांस्टेंट प्रेशर की लाइन फॉलो करते हैं और हमारे पास 1 to 2 पंप आ जाता है। तो ये 1 to 2 पंप जो आ जाता है बच्चे, तो ये कंप्रेसर नहीं रहा, अब लिक्विड में पंप आ गया, तो ये हमको बहुत अच्छी एडवांटेज देता है। कंप्रेसर की एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है, पंप की एनर्जी बहुत कम कंज्यूम होती है। एग्जाम्पल, अगर टरबाइन का वर्क आपका 100 रुपए का आया है तो पंप में जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो 0.05 यानी कि 5 पैसा सिर्फ एनर्जी हुआ, और अगर यहीं पे कंप्रेसर लगा होता तो वो 20 रुपए का एनर्जी यूज करता। तो इसका मतलब कि आप इसको कंप्रेसर की एनर्जी को इग्नोर नहीं कर सकते, पंप की एनर्जी को इग्नोर कर सकते हो कि इन कंपैरिजन 100 रुपए में 5 पैसे अगर देने पड़ जाएं तो वो इग्नोरेबल है। तो इसी तरीके से आप यहां से भी अगर आगे जाना चाहो तो आपको सुपर हीट में जाना पड़ेगा। ये कांस्टेंट टेम्परेचर का लाइन था, लेकिन जैसे ही डोम से बाहर जाओगे, अगर रैंकाइन को फॉलो कर रहे हो तो ये जाएगा, अगर कार्नोट को फॉलो कर रहे हो तो कार्नोट साइकिल ये बन गया आपका, ये आपका कार्नोट साइकिल बन गया स्क्वायर। लेकिन कार्नोट साइकिल की जगह पे आप रैंकाइन साइकिल करना चाहते हो तो स्क्वायर वाले जगह पे नहीं जाओगे, आप फॉलो करोगे कांस्टेंट प्रेशर लाइन। कांस्टेंट प्रेशर लाइन हमेशा इंक्लाइंड होती है, वो मैंने आपको कई बार सिखा दिया। यहाँ पे फिर बना रहा हूँ, नॉट बिकॉज के मेरे को रिपीट करने का शौक है, इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कभी जिंदगी में इसको क्रैम ना करना पड़े। तो हमने डोम के बाहर जैसे भी गए तो डोम के बाहर मैंने ये वाला लाइन फॉलो करा, और यहां से मेरा जो आउटपुट आ गया वो काफी फेयर अमाउंट पे जो मेरा आउटपुट था, ऑल्दो फिर भी ये डोम के अंदर है लेकिन ये फिर भी ड्राई है, 0.9 हो जाएगा।
तो बच्चे जो मेरा x का वैल्यू है वो अगर 0.85 तक हो या 80 तक लगा लीजिए, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूं। यानी 80% गैस तो मेरी ड्राई है, सिर्फ 20% वेट मॉइस्चर बीच में होगा, वो यहां तक मैं उसको बर्दाश्त कर लूंगा। लेकिन इसके बाद अगर 80 से ज्यादा मॉइस्चर हो जाता है तो मेरा जैसे ही जैसे ये टरबाइन एक्सपैंड हो रही है, यहां से मेरे पास स्टीम आई और ये स्टीम ये ऐसे करके यहां से निकल जाएगी और मेरे इसको ये उसको चला देगी शाफ्ट को। तो यहाँ पे जो मेरे पास आउटपुट आ रहा है, ये पानी होने के कारण एकदम से यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होकर मेरे ये ब्लेड टूट सकते हैं कि एकदम से इतना सारा वॉल्यूम कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अगर वो 20% तक की रहती है उसकी रेंज पानी बनने की, तो वो मेरे को एक्सेप्टेबल है। तो दैट मीन्स मैं डोम के अंदर अपना एग्जॉस्ट करवा सकता हूं, लेकिन मैं ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहता। तो प्रैक्टिकली अगर मैं डोम के अंदर तक ही रहूं तो वो भी पॉसिबल है। अगर मैं अभी आपको रैंकाइन की फिर एक और दोबारा से मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूं, 2-3 चीजें हैं जो, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो ये आपका रैंकाइन साइकिल हो रहा है, और रैंकाइन साइकिल दैट डजंट मीन कि यही हो सकता है। रैंकाइन साइकिल इसमें कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कुछ पॉसिबल होंगे, कुछ की एडवांटेज होगी, कुछ की डिसएडवांटेज होगी। जैसे आप कभी भी रैंकाइन साइकिल को ये वाला तो कभी भी नहीं करोगे यहां से, क्योंकि आपको हमेशा पता है कि कंप्रेसर तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ठीक है, कंप्रेसर पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारा टरबाइन अंदर की तरफ पॉसिबल है। तो ये भी टरबाइन हो सकता है बच्चे, ये भी टरबाइन हो सकता है, और आपका एग्जैक्टली आप कह सकते हो ये वाला भी टरबाइन हो सकता है। ये टरबाइन तो मैं इसको एक आइडियल केस मान लूंगा जहां पे मेरे पास हमेशा टरबाइन का एग्जॉस्ट आपका सैचुरेटेड गैस में आ गया। लेकिन आपके पास जो ये एग्जॉस्ट है ये 0.9 पे भी आ सकता है, x इज इक्वल टू 0.9, ये x इज इक्वल टू 0.9, 0.95, या आप कह दीजिए 0.85, 95, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.8 तक। तो x इज इक्वल टू 0.8 से लेके x इज इक्वल टू 0.9 तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन रैंकाइन में ज्यादातर हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारा हम पंप ही लेंगे, हम ये बीच वाली चीज नहीं लेना चाहते। लेकिन कोई अगर कह दे कि चलो थ्योरेटिकली मान लो अंदर अंदर है, तो हम मानने में कोई दिक्कत नहीं है एनालिसिस पर्पस के लिए। लेकिन प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए आप हमेशा ये अंदर वाली लो। तो अगर आपके पास कार्नोट वेपर साइकिल आ गया, तो अगर वो एक्सटर्नली रिवर्सिबल नहीं है तो वो उसको आप रैंकाइन भी मान सकते हो, क्योंकि रैंकाइन की भी कंडीशन पूरी हो गई है। लेकिन रैंकाइन कहता है कि आप ये बताओ भी इक्विपमेंट कौन सा लगाओगे, तो प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट से रैंकाइन को देखोगे तो पंप बाहर की तरफ आ जाएगा। और टरबाइन लगाते हो आप ये ध्यान देखोगे कि आपका जो एग्जॉस्ट है वो 0.8x से आगे पीछे की तरफ ना चला जाए। यहां पे तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है प्रैक्टिकल पर्पसेस में। तो बेस्ट ये होगा कि आप 1 पे रहिए। कुछ और लिमिटेशंस है तो आप x 0.8 से लेके 1 तक रह सकते हो, नहीं तो ये भी कोई जरूरी नहीं है, आप आगे भी जा सकते हो। अगर आप आगे जाओगे तो इसको भी आगे लेके जाना पड़ेगा। तो ये आपका यहाँ पे आपने एग्जॉस्ट भी सुपरहीटेड स्टीम में कर दिया। इसमें ये दिक्कत आती है कि आप जो अपना कंडेंसर बनाते हो ना, वो एक टेम्परेचर के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे कंडेंसर को पहले पानी ठंडा कर रहे हो, फिर कंडेंसर का काम कर रहा है। वही बॉयलर वाली प्रॉब्लम आ गई कि पहले यहाँ पे गर्म करा, फिर बॉइलिंग हुआ, फिर यहाँ पे गर्म हुआ। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे पानी को ठंडा करा, सॉरी स्टीम को ठंडा करा, यहाँ पे सैचुरेटेड स्टीम बना। तो बेहतर है कि ये आगे भी मत जाओ, बहुत पीछे भी मत जाओ, सिर्फ इसी रेंज में हम घूमे, तो वो प्रैक्टिकली रैंकाइन साइकिल होगा। अच्छा, ये अभी हमारी बात होगी मोटा मोटा, इसको हम बाद में समझते भी रहेंगे। तो मैं इसको लेक्चर को भी रिपोर्ट में भी लगा देता हूँ, तो कि कोई अगर किसी को बाद में देखना हो तो एनीवे। अच्छा, अब ये बताओ कि पावर प्लांट में कौन कौन से 4 इक्विपमेंट लगे होंगे। एक तो लगा होगा बच्चे पंप, एक लगा होगा, मैं आगे का स्लाइड कर देता हूँ, उसमें ये दिखा भी रहा है। हाँ, एक लगा होगा पंप, एक लगा होगा आपका बॉयलर, एक लगा होगा टरबाइन, और एक लगा होगा कंडेंसर। ये चारों जो प्रोसेसेस थे उसके लिए इक्विपमेंट बन गया। पंप भी पॉसिबल है क्योंकि लिक्विड को डील कर रहे हो, बॉयलर पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले उस लिक्विड को हीट कर रहा है, फिर उसको बॉयल कर रहा है, फिर सुपर हीट कर रहा है। यहां से आपकी सुपर हीटेड भी निकल सकती है गैस, सैचुरेटेड गैस भी लिख सकती है। लेकिन पंप के इनपुट और आउटपुट में दोनों में वाटर ही रहेगा।
यहाँ पे स्टीम होगी, स्टीम सुपर हीटेड स्टीम भी हो सकती है और सिंपल वेट स्टीम भी हो सकती है। वेट स्टीम हम अवॉइड करेंगे, तो सुपर हीटेड स्टीम हो या सैचुरेटेड स्टीम हो वो हो सकती है। स्टीम यहाँ पे जाएगी, इसके आउटपुट में जो भी स्टीम आनी चाहिए वो या तो पूरी की पूरी तरह सैचुरेटेड स्टीम हो, सबसे अच्छी बात है, नहीं तो वो जो अगर वेट स्टीम है डोम के अंदर है तो उसका एक्स की वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन 0.8। तो उसके बाद अगर ये फिर कंडेंसर आ गया, कंडेंसर ने तो फिर जो भी है आपको यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड करके दे देना है, तो यहाँ पे आपका सैचुरेटेड लिक्विड आ जाएगा। यहां तक बात खत्म हो गया बच्चे? तो ये हो गया आपका रैंकाइन साइकिल की बात। अब ये बताओ पावर प्लांट्स आर बेस्ड ऑन विच साइकिल? अगर ये कोई क्विज का क्वेश्चन आ जाए, गेट में क्वेश्चन आ जाए, या मैं सब्जेक्ट के क्विज लूंगा वहां पे क्वेश्चन आ जाए, तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है कि पावर प्लांट्स आर बेस्ड ऑन, मैं साइकिल बोलता हूं, कार्नोट साइकिल, कार्नोट वेपर साइकिल, रैंकाइन साइकिल या वेपर पावर साइकिल। मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल। सारे के सारे स्टूडेंट्स, लगभग 80% स्टूडेंट रैंकाइन साइकिल लिखते हैं, लेकिन रैंकाइन साइकिल की एक और भी खूबी थी, अगर आपने ध्यान दिया हो। रैंकाइन साइकिल इंटरनली रिवर्सिबल है, यानी कि रैंकाइन कहता है कि उसके जो भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो रिवर्सिबल है और उसमें कोई भी फ्रिक्शन लॉस नहीं है। मैंने आपको बताया था आइडियल केस में हम फ्रिक्शन लॉस नहीं मानते, तो कोई भी फ्रिक्शन लॉस नहीं है। एक्चुअल में ऐसा कोई भी इक्विपमेंट हम डिजाइन नहीं कर सकते जिसमें फ्रिक्शन लॉस ना हो। तो हम अगर उसको बेस ही करना है, तो जब हमने पंप की बात करी तो थोड़ा सा यहाँ पे लॉस हो जाएगा। बॉयलर के अंदर ट्यूब्स हैं, ट्यूब में जैसे ही आपके कोई फ्लूइड खुलेगा तो वहां पे भी लॉस होगा। टरबाइन में भी फ्रिक्शन लॉस होगा, और इसी तरह ये इसमें भी ट्यूब्स हैं, कंडेंसर्स में फ्रिक्शन लॉस होगा। अगर आप इंटरनली रिवर्सिबिलिटी को हटा देते हो तो जो आपका रैंकाइन साइकिल बन जाता है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बन जाता है। तो वो प्रैक्टिकल साइकिल को, रैंकाइन के प्रैक्टिकल मॉडल को, जो कि एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह इरिवर्सिबल है, उसको हम कहते हैं वेपर पावर साइकिल। सो वेपर पावर साइकिल इज प्रैक्टिकल वर्जन ऑफ रैंकाइन साइकिल। सबसे पहले बच्चे कार्नोट था, जो कि इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से रिवर्सिबल था। उसके बाद कार्नोट के बाद रैंकाइन आया, जो कि है तो कार्नोट जैसे ही था, लेकिन हम डोम के बाहर जब भी जाएंगे तो कांस्टेंट प्रेशर को ही फॉलो करेंगे, तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉलो करेंगे। दूसरा, ये एक्सटर्नली रिवर्सिबल नहीं था लेकिन इंटरनली रिवर्सिबल था। उसके बाद इसका भी आगे एक प्रैक्टिकल वर्जन आया जो कि वेपर पावर साइकिल है, जो कि ना तो एक्सटर्नली रिवर्सिबल है ना ही इंटरनली रिवर्सिबल है। तो वो स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? यस सर। अभी 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 तो सुन रहा होगा ना, तभी आंसर कर रहे हो। हाँ जी सर। तो कुछ आई तो थिंक नहीं आ रही। मेरे साथ कुछ और भी टीचर्स इन्वॉल्व हैं और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो वी आर ट्रैकिंग द स्टूडेंट हु डज दैट इन ME8। ठीक है ना? तो एनीवे अभी आप बिल्कुल कंसेप्ट पे कंसंट्रेट कीजिए। तो ये बच्चे जो भी, अभी आ रही है बच्चे आवाज? अभी आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है सर। ठीक है ठीक है, अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम देखेंगे। अदरवाइज बच्चे मैं फिर अपना अलग से जूम लिंक करूंगा और स्टूडेंट्स को भी ट्रैक किया जा रहा है साथ में, जो भी ME8 में ये करता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास 1 to 2 ये प्रोसेस हो गया, 2 to 3 ये प्रोसेस हो गया, 3 to 4, 4 to 1। अब यही कार्नोट है, यही रैंकाइन है, यही वेपर है। अगर ये दोनों तरफ इंटरनली रिवर्सिबल है तो ये कार्नोट है, अगर ये एक्सटर्नली रिवर्सिबल नहीं है तो ये रैंकाइन है, और अगर ये एक्सटर्नली इंटरनली दोनों रिवर्सिबल है तो ये वेपर पावर है। और अगर आपको इसके डोम के बाहर जाना है तो आपको फॉलो करना होगा यही वाला लाइन, चाहे आपका रैंकाइन हो चाहे आपका वेपर पावर हो, ये लाइन आपको फॉलो करना पड़ेगा। जब इस लाइन को आप फॉलो कर रहे हो, अगर वो एक्सटर्नली रिवर्सिबल है, अगर वो इंटरनली रिवर्सिबल है तो वो उसको आप रैंकाइन कह दोगे, अगर वो नहीं है तो उसको आप वेपर पावर साइकिल कह दोगे। तो पावर प्लांट्स आर बेस्ड ऑन वेपर पावर साइकिल। यहां तक क्लियर? हाँ जी
सर रिवर्सिबिलिटी समझ नहीं आई, एक्सटर्नल और इंटरनल रिवर्सिबल। बेटे एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी देखो, अगर नहीं समझ में आई तब भी हम इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं एक ट्राई और करूंगा और मैं जी इसके सर, एक बारे बार में फिर से एक समझा दो ये। ट्राई कर देता हूँ, एक ट्राई और